नमस्कार। मंच टीवी के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है हमारी एक मुलाकात धनंजय बोराड़े जी के साथ। धनंजय बोराड़े जी जो कि आभा नाम से भी लोगों में चर्चित है, शिवसेना के एक नेता है। सबसे पहले धनंजय जी आपसे मैं जानना चाहूँगा आपके जीवन के बारे में, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आपका जन्म से बचपन से युवावस्था, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा जन्म एक पुणे जिला के एक छोटे से गांव में हुआ। खेती बाड़ी करने वाले लोग। 7 तक वहाँ मेरा शिक्षण हुआ, पढ़ाई हुई। फिर उल्लासनगर में 8th स्टैंडर्ड से मैं 1977 से उल्लासनगर में हूँ। उल्लासनगर में मुझे बहुत कुछ उसके बाद जो दिया है सब उल्लासनगर ने दिया है। मेरी जन्मभूमि भरे पुणे जिला की रहेगी, लेकिन मेरी कर्मभूमि उल्लासनगर की, इसलिए मैं सबसे पहले उल्लासनगर वासियों को, उल्लासनगर को प्रणाम करता हूँ। चाहे दिल से मैं अपने उल्लासनगर भूमि को कर्मभूमि को मानता हूँ, क्योंकि पुरानी कहावत है कि जन्म देने वाले से पालने वाली बड़ी होती है। उल्लासनगर मेरी पालने वाली माँ है। तो सर, उल्लासनगर की कर्मभूमि, उल्लासनगर में आपका पालन पोषण, या यूं कहें कि उल्लासनगर में आपका आना कौन से वर्ष में हुआ? 1977 में। 1977। तब आपकी उम्र रही होगी 12 साल, 12 साल। तो आपने तालीम जो है, शिक्षा भी यहीं प्राप्त की होगी। तो सर, कैसे ये मतलब वो शिक्षा का जो दौर था, जो आपकी तालीम थी, बचपन से एक किशोर अवस्था से एक युवा अवस्था की ओर जाते जाते समाज सेवा में, राजनीति में आपका जो इंटरेस्ट, आपका शौक, वो परिवार की देन थी या फिर और कोई कारण था? 10वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग मुंबई में किया, और मुंबई में एक अलग माहौल था। तभी शिवसेना के प्रति लोग जुड़ते थे। माननीय बाला साहब ठाकरे, उनके विचार से, चाहे उन्होंने रखा मराठी का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, और तभी लोगों को जरूरी थी। तो कॉलेज करते करते समय उनके भाषण सुने, उनके चर्चा सुनी, और फिर एक आकर्षण निर्माण हुआ बाला साहब के प्रति। शुरू में तो बाला साहब के प्रति थी, और फिर प्रशिक्षण या शिक्षण पूरा करने के बाद उल्लासनगर में वापस 1983-84 में मैं आया। तो मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब चंद्रकांत बोराड़े जी उल्लासनगर के शाखा प्रमुख थे, बाद में शहर प्रमुख बने, और उनके भी विचार, और ठाणे जिला के जिला प्रमुख जो धर्मवीर दिघे साहब थे, उनके विचार बहुत दिल पे गहरी, ऐसे जो बोलते रजिस्टर्ड करते वैसा किया, और कैसे फिर इंजीनियर का अपने आप शिवसैनिक बन गया। एक 1987 में मैंने अपनी फैक्ट्री चालू की। फैक्ट्री साथ साथ एक सोशल अटैचमेंट में, जैसी घर की देन थी। भाई साहब शिवसेना में थे। आप चंद्रकांत बोराड़े जी को सब शहरवासी जानते हैं कि वो राजनीति कम, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा थे। लोगों को काम करना, उसमें उनको बहुत मज़ा आता था। और फिर वही किसी का सोच, किसी का विचार अपने दिल के ऊपर एक दस्तक देके जाता है। उसी तरह एक हमारे बाला साहब, दिघे साहब और चंद्रकांत बोराड़े जी, इनकी वजह से एक जो बोलते परिवर्तन। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट था, उद्योग। अभी भी मेरी फैक्ट्री चालू है, इलेक्ट्रिक मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग का मेरा यूनिट है, जो इंडक्शन मोटर्स बनाता है। इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद मेरा इंडक्शन मोटर्स का कारोबार पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया, वो क्लच मोटर्स है, मतलब ऑल टाइप्स के मोटर्स मैं बनाता था, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक हो या एग्रीकल्चर हो। लेकिन वो करते करते से मैं इसी की वजह से, जैसा कि मुंबई के कॉलेज लाइफ में किसी ना कोई किसी का विचार प्रभावशाली होता है, तो माननीय बाला साहब ठाकरे जी का विचार, फिर यहाँ आने के बाद दिघे साहब और यहाँ चंद्रकांत बोराड़े जी, इसकी वजह से मैं शिवसेना में शिवसैनिक, कट्टर शिवसैनिक करके काम करने लगा। सर, एक इंजीनियर के नाते आपने फिर कहा कि आपने एक फैक्ट्री भी डाला अपना, आपने व्यवसाय भी किया। एक आमतौर पर एक साधारण लोगों में सोच रहती है कि जब आप व्यवसाय में जाते हैं तो आप उसमें पैसा कमाते हैं, परिवार के लिए नाम करते हैं, लेकिन इसी बीच एक दस्तक की जो आप बात करते हैं, वो कौन सी दस्तक थी, कौन सी ऐसी विचारधारा थी? हिंदुत्व तो आपने कहा, जो कि स्पष्ट तौर पर,
लेकिन कौन सी ऐसी गहरी बात थी उनके विचारों में जो हम धनंजय बोरारी जी के मुंह से सुनना चाहें, पब्लिक तक पहुंचाएं कि ऐसे कौन से विचार थे जो आपके दिल को दस्तक दे गए? हर एक हिंदू बाला साहब के ऊपर प्यार करता है, ऐसा कोई भी एक भी विचार नहीं था उनका, विचार ही विचार थे। बाला साहब का एक विचार, कोई बोलेगा नहीं सूरज की कितनी किरणें आपके पास आ रही है तो गलत होगा, कौन सी किरण से हमको ऊर्जा देती है, वैसे बाला साहब के कौन सी विचार का आपको हिंदुत्व का है, भूमिपुत्र का है, हर एक इशू में, चाहे वो पाकिस्तान के प्रति हो या मेरे भारतीय, मैं भारतीय कैसा हो, पहला मैं भारतीय हूँ, हर एक भारतीय ने, चाहे वो कोई भी समाज का हो, हम हिंदुत्व की परिभाषा उन्होंने बताई थी। जो हिंदुस्तान के ऊपर प्यार करता है, चाहे वो कोई भी समाज का हो, हिंदू है, और इससे बड़ी क्या चाहिए थी। सही भी है। जो गरीब जो हमेशा लोग बोलते कि गरीब से गरीब समाज के, पिछड़े हुए समाज के लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, किसी और खाली लोगों के लिए करते रहना कहना विदा निस्वार्थ, ये उनका काम था। हिंदुत्व की परिभाषा को जो सही मायनों में जाने वही सच्चा हिंदुस्तानी है, ये बाला साहब ठाकरे की बात तो बिल्कुल परिचर्चा में हमेशा रही है। और धनंजय जी भी सही कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा विचार है जिसका हम उल्लेख करें। बहरहाल फिलहाल हम एक मुलाकात में धनंजय बोरारी जी के निजी जीवन पर, उनके पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पर बैठे हैं। तो धनंजय जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शिवसेना में आपकी रुचि होना या फिर एक विचारधारा का आपके मन के ऊपर, एक व्यवसायी भी बाला साहब ठाकरे के विचारधारा से प्रेरणा पाता है, जैसे आपने कहा कि किसके ऊपर उनका असर नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी पॉलिटिशियंस, एक व्यवसायी के ऊपर, एक बिजनेस करने वाले के ऊपर भी उनकी विचारधारा का असर है। लेकिन पॉलिटिक्स की ही फील्ड को आपने उस विचारधारा को संपूर्ण करने के लिए क्यों चुना? जैसा कि हिस्ट्री थी बैकग्राउंड की, भाई साहब उसमें थे और उनके साथ काम करते करते अगर शाखा में बैठे तो लोगों का दुख दर्द सुनते सुनते, किसी के दुख में मैं काम आऊँ, उसका दुख दूर करूँ, या किसी को मैं सुख दूँ, उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता था वो सेटिस्फैक्शन कुछ और था, और ये मैंने नज़दीक से देखा। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा दूसरा कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसमें ही मिलता है अगर मैं किसी गरीब का दुख दूर करके उसकी दुआ ले लूँ, और ये इसी की वजह से मैं इसमें आया पॉलिटिक्स। मतलब जड़ जो कहा जाए राजनीति की और रुचि की जड़ इन्होंने बताया समाज सेवा, दूसरे की खुशी में अपने आप को खुश रखना। और बाला साहब का एक था, हाँ। 80% समाजकारण, 20% राजकारण। तो राजकारण कम था, पॉलिटिक्स कम था। बिल्कुल। शुरू में खाली शिवसेना की स्थापना उन्होंने की थी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए। लेकिन बाद में देखा कि जब तक पॉलिटिक्स का आधार नहीं होता है तब तक हम सोशल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं, तो सोशल नहीं कर सकते। समाजकारण करना है, लेकिन अगर कोई चीज़ करना है तो दूसरे से मांग के करो, उससे अच्छा फिर इसके लिए 80% सोशल वर्क और 20% पॉलिटिक्स, ये जो उनकी धारणा थी उससे भी मैं बहुत बड़ा प्रभावित होता। अगर ऑफिशियल आंकड़ों की बात की जाए, ऑफिशियल आपके बारे में जानकारी की बात की जाए, तो शिवसेना में कार्यकर्ता के तौर पर या पदाधिकारी के तौर पर आपने कभी प्रवेश किया? एज अ शिव सैनिक, जैसा आपने मैं कहा कि मैं 1981 में पहली बाला साहब की गोरेगांव में सभा सुनी थी। 1981 में से मैं बाला साहब को मैं अपना एक आइकॉन या ये मानता था कि एक हमारे आदरणीय है, और मैं शिव सैनिक हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ फैक्ट्री चलाते चलाते, जैसे कि कहा कि चंद्रकांत बोडरे जी शहर प्रमुख थे, उनकी छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में एक बोलते ना अपने आप बदल होते जाता है, तो बदल किया नहीं गया। शाखा में बैठते थे, लोगों के दुख सुनते थे, उनके ऊपर क्या होता था, कैसे उनकी मदद करते थे, वो करते करते वो लगभग 87 में मैंने फैक्ट्री डाली है। 87 के बाद 88 से मेरा वो एक्टिव शिवसैनिक करके, मतलब पहले विचार से था, लेकिन 87 के बाद मैं शिवसैनिक करके 86-87 से फिर 93 में मैं शाखा प्रमुख बना। शाखा प्रमुख सर। एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज रहते हैं कि किसी भी सिटी के कॉरपोरेशन होते हैं, उनके चुनाव होते हैं, चुनाव में आपने कब प्रवेश किया? 1997 में मैं पहली बार जब महानगर पालिका चुन के आई, तभी महानगर पालिका 96 में डिक्लेयर हुई, 97 में पहला चुनाव हुआ, तभी से आज तक मैं चुनाव जीतते हैं।
कितनी बार आपने एज अ नगर सेवक ये पद ग्रहण किया? कितनी बार? मैं तब से चार या चार पांच? बार हो हाँ, गया। चार बार हो गया। अभी महानगर पालिका होने के बाद 4 चुनाव हो गए, तब से लेके आज तक मुझे मेरे वार्ड के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मेरे वार्ड वासियों का। वार्ड मेरे अलग अलग वार्ड है, मेरा अभी मेरे 4 वार्ड हैं, तो चारों वार्ड में मतलब जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, और मैं सही में मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि तहे दिल से मुझे लोग आशीर्वाद देते हैं। अच्छा बुराड़ी जी, शाखा प्रमुख बनाने के लिए शिवसेना की क्या नीति रहती है? क्या मतलब किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद शाखा प्रमुख बदले जाते हैं, चुनाव होता है, क्या नीति रहती है? नहीं नहीं नहीं, शाखा प्रमुख हमारे पास जब तक आदमी काबिल है, काम करता है। बाला साहब का कहना था ये चुनाव वगैरह प्रक्रिया उनको मंजूर नहीं थी, उनको शिवशाही चाहिए थी। जो लोकशाही है जिसमें लोगों को तकलीफ होता है, ऐसी लोकशाही बाला साहब को मंजूर नहीं थी। शिवशाही जैसा शिवाजी महाराज ने लोगों के प्रति, लोगों के ऊपर, जैसा उनके मन के ऊपर, उनके दिल के ऊपर राज किया था, लोगों ने लोगों के लिए काम करना चाहिए, वही राज। तो जब तक आदमी थकता नहीं, काम नहीं करता, वो काबिल है, तब तक वो शाखा प्रमुख या पदाधिकारी रह सकता है। इधर हमारे पास चुनाव नहीं है, लेकिन पार्टी के तौर पे ऐसा इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से हम चुनाव हमारे होते हैं, मेंबरशिप होती है। लेकिन बाकी तो बाला साहब का पहले से विचार था कि हमारी शिवशाही होनी चाहिए। जो नीति जनता के प्रति शिवाजी महाराज ने अपनाई है, वही नीति शिवसेना प्रमुख जी ने अपनाई। इतने वर्षों तक आपने चुनाव भी जीते, नगर सेवक बन के रहे, अपग्रेडिंग हुआ, मतलब आप एक शाखा प्रमुख से शहर जिला प्रमुख बने? शाखा प्रमुख है अभी एक अलग अलग है, संगठन अलग रहती है और लोक प्रतिनिधि का रोल अलग रहता है। वो अगर मिक्स करेंगे तो चलने वाला नहीं। और शिवसेना में एक आदमी एक पद, ये नारा है। तो चुनाव चुनने के जीतने के बाद शाखा प्रमुख, जब से मैं नगर सेवक बन गया, शाखा प्रमुख ऑटोमेटिक हट गया। उसके बाद महानगर पालिका में मैंने उप महापौर, शिक्षण समिति सभापति, फिर उप महापौर, फिर गट नेता, फिर विरोधी पक्ष नेता, अभी सभागृह नेता हूँ। ऐसे विविध पद हासिल किए हैं या मिले। माननीय उद्धव जी के आशीर्वाद से हमारे तत्कालीन जिला प्रमुख आनंद दिगे जी थे, दिगे साहब, और अभी के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनके आशीर्वाद से ये सब पद मिले। लेकिन मतलब आज तक आप उल्लासनगर शहर जिला प्रमुख के पद ग्रहण नहीं किया है आपने? नहीं। और कभी आपने उत्सुकता दिखाई है उस पद के लिए? इच्छा दिखाई? नहीं। उसमें कोई चुनाव की पद्धति रहती है कि 4 जो है इच्छुक हो और किसी एक को आपके जो कार्यकर्ता है मिलकर चुने? नहीं, हमारे पास आदेश चलता है। उद्धव साहब या पालक मंत्री उद्धव साहब के पास ही करेंगे और उनके आदेश से बनता है। हमारे पास वो चुनाव वो नहीं है। जो चुनाव में आपने देखा है कि चुनाव में गलती हो सकती है, क्योंकि आज अभी इसके आगे क्या हो रहा है मालूम नहीं, आगे क्या होता है। लेकिन आज तक जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में पैसा वो चुन के जाता था। लेकिन वैसा उस शिवसेना में नहीं है। जो काबिल है उसको पद मिलना चाहिए। चुनाव में आदमी गलती भी होती लोगों की, क्योंकि व्यवस्था हमारी वैसी नहीं है। मुरारी जी, चूंकि ये कार्यक्रम जो है एक मीडिया के थ्रू चल रहा है, तो मीडिया के थ्रू हम पब्लिक की बात आपसे कहते हैं, लोगों की बात आपसे कहते हैं। लोगों में ये मानना है कि शिवसेना उल्लासनगर शहर की जो पूरी कार्यकारिणी है, जो सारे पदाधिकारी हैं, वो बटी हुई है, ग्रुपिज्म है। क्या आप अपनी ओर से उस बात पर रोशनी डालेंगे कि ऐसा है? देखो, उसमें बटी हुई या ग्रुपिज्म नहीं बोलते। अभी घर में 4 भाई है, तो 4 भाई में भी अलग अलग विचारधारा रहती है। किसी को कोई जचता है, किसी को कोई नहीं जचता, या तो मतलब उसका ग्रुपिज्म नहीं बोल सकते। विचारधारा अलग अलग हो सकती है। हम शिवसैनिक है, पहले शिवसैनिक है, चाहे कोई भी ग्रुप का हो। ग्रुप तो मैं मानता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एक विचार रखते हैं और आपका भाई दूसरा विचार रखता है, फिर उसमें आपस में फिर अगर कोई दूसरी बखेड़ा तैयार होता है तो, लेकिन वो चारों भाई अगर एक होते तो उसको ग्रुपिज्म नहीं कहते। तो मैं कहता हूँ कि ये ग्रुपिज्म नहीं है, एक विचार अलग अलग हो सकते हैं, और हर एक को एक राइट से अधिकार है कि अपना विचार रखने का। तो शिवसेना में ऐसा ग्रुपिज्म नहीं है। हाँ, विचार प्रवाह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी पॉइंट के ऊपर लास्ट में हमको
आदेश आता है वही हमको करना पड़ता है। इसके लिए ग्रुपिज्म वगैरह को कोई मायने नहीं रखता है। बाकी पार्टी की बात अलग है, उसमें विचार आदेश नहीं रहता है, लेकिन हमारे शिवसेना पार्टी में बाला साहब ने जो शुरू से लगाया आदेश। पर्सनल तौर पर आपसे पूछना चाहें, वो आपके ऊपर है कि उसका उत्तर दे या न दे, विचारधारा में मतभेद किसी के साथ आपका है क्या? किसी के साथ में मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, शिवसेना में नहीं, ऐसा है भी और नहीं भी। कभी मैं आपको बताया कि भाई भाई का भी ये होता है, लड़का और बेटा और पिताजी का होता है, माँ लड़के का होता है, तो किसी चीज के ऊपर किसी विषय के ऊपर हो सकता है। बाकी शिवसेना करके हम सब एक ही। धनंजय जी से बात करते ऐसा तो बिल्कुल आपको भी प्रतीत होता होगा कि सामाजिक जो दृष्टिकोण है वो इनमें ज़्यादा है, और शायद यही कारण रहा होगा कि ये सबसे जो है वो एक संबंध बना के रखते हैं कि समाज हित की जहाँ बात हो, शहर हित की जहाँ बात हो, वहाँ ये पक्ष नहीं देखते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऐसी धारणा के चलते, ऐसी इनकी सोच के चलते भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि ये दूसरे पक्षों के साथ साठ गांठ करके चलते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? पॉलिटिक्स पे कोई भी हमेशा का दोस्त नहीं रहता है, हमेशा का दुश्मन भी नहीं रहता है। जब भी जरूरत पड़ती है पार्टी के लिए, तभी पार्टी के हित में या पार्टी के साइड में एकदम खंभीरता से, कठोरता से खड़े रहते हैं। बाकी पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल ये करके कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा शहर छोटा है। अगर पर्सनल दुश्मनी रखेंगे या हमेशा एक किसी के लिए एक गलत दृष्टिकोण रखेंगे तो चलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंतरिक कुछ सांठ-गांठ रहती है, नहीं, रिलेशंस, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स, अपने तत्व, अपने सिद्धांत जो पार्टी के हित में वो वैसे के वैसे साबित रखते हैं। बाकी शहर के हित में अगर किसी पार्टी के साथ चर्चा करते, संवाद करते, कम्युनिकेशंस, अब बोलेंगे इसको आंतरिक सांठ-गांठ, मैं कम्युनिकेशन बोलता हूँ, लेकिन अगर संवाद अगर रुकता है तो वह डेवलपमेंट या प्रोग्रेस रुकती है। कोई भी चीज़, कोई भी संस्था चलाने, पार्टी चलाने, चाहे यूएमसी हो या शिवसेना हो, तो मैं मानता हूँ कि 3 C इज बेस्ट: कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। कम्युनिकेशन मतलब उसमें मराठी में बोलते संवाद, समन्वय, सहकार्य। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ही कोई भी संस्था चलती है। अगर ये 3 में से एक भी अभाव होता है, अगर कम्युनिकेशन रुक गया तो सब कुछ रुक जाता है। तो कोई किसको उसको लेबल देते कि नहीं सांठ-गांठ नहीं, मैं संवाद करता हूँ। और ये कम्युनिकेशन करना किसी से भी, चाहे वो दीपक जी से हो, चाहे बाबूजी जी हो, अगर शहर हित में कुछ किसी के साथ भी मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, चाहे उसको लेबल कुछ भी दे। लेकिन मेरे हित में एक सिद्धांत है कि शिवसेना के प्रति कोई भी ठेस नहीं आनी चाहिए, और उल्लासनगर के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जहाँ खतरा है वहाँ संवाद करके उसको निकालना चाहिए। तो पार्टी हित और हमारी सिटी फर्स्ट, सिटी इंटरेस्ट, उल्लासनगर के इंटरेस्ट में अगर ये मुझे करना पड़ता है, लोग उसके सांठ-गांठ बोलते तो वो गलत है। मैं संवाद करता हूँ, फिर सिटी इंटरेस्ट, फिर सेकंड पार्टी इंटरेस्ट। संवाद की बात कही धनंजय जी ने, और शहर हित की बात कही। शहर हित में संवाद करना होता है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, गलत नहीं है। बेबाक रूप से आपके सामने पेश हो रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं धनंजय बोराड़े जी। धनंजय जी, इसी बेबाक आपकी बोलने की वजह से आपके दिल में लोगों के लिए जो समाज सेवा की भावना है, क्या इसी के चलते लोग आपको आभा बोलते हैं? हाँ, लोगों का प्यार है। क्या आभा और ये अर्थ क्या रहता है? अभी एक हमारे बहुत से लोग आभा का अर्थ लगाते हैं। आभा का मतलब है कि एक किसी आदमी का अगर आपको नाम नहीं लेने का है तो लोग रिस्पेक्ट से नाम देते कुछ, तो बस भाई आभा है। अभी एक हमारे शिवसैनिक ने उसका आभा का मतलब निकाला था। मैं ये नहीं करना चाहता घमंड या कुछ नहीं, मतलब मुझे उसके ऊपर फक्र है कि उसने कहा था कि आभा का आ मतलब आई, मराठी में आई मतलब माँ, और बा का मतलब बाबा, मतलब ऐसी दोनों चीज़ें जिसमें इसको आभा कहते हैं, ऐसा उसने कहा था। तो मैं फिर से एक बार, मैं ऐसे जो मेरे शिवसैनिक है, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे जो लोग है, वार्डवासी है, उनका मैं ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिया है, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ।
जब धनंजय जी बात हो रही है शिव सैनिकों की, अपने वार्ड के लोगों की, तो जहाँ जिस शहर में अपने ये शिवसेना पार्टी को इतना बढ़ाया है, अपने समाज सेवा को, समाज सेवा के कार्य को, राजनीति को बढ़ाया है, पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाया है, तो वहाँ सिंधी समाज के लोग भी ज़्यादा रहते हैं। सिंधी समाज के बारे में आमची माती आमची मानस वाली जो आपकी नीति है वो लागू होती है, या उसके बारे में आपके कुछ अलग कौन सी माती कौन सी मानस? आमची माती मैं पहले ही कहा है जी कि मेरी उल्लासनगर है, मेरी कर्म भूमि है, तो मेरी माती वही हुई। इस कर्म उल्लासनगर में रहने वाले, चाहे वो सिंधी हो चाहे मराठी हो, ये जो 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 अच्छे लोग हैं वो आमचीच माणसं आहेत। माती आमची है, मैं पहले ही कहा है कि आमची माती उल्लासनगर में पहले बार मैं 11 साल का था तब मेरी जो जन्मभूमि मैंने छोड़ी है। उसके बाद आज लगभग 50 साल 45 साल तक मैं यहाँ हूँ, तो मेरी जन्मभूमि कौन सी हुई, मेरी माती कौन सी हुई? मैं वो माती को प्रणाम करता हूँ, ये मेरी माती। और मैं आजी मानस पांचों मानो ये मेरे ही है। सही भी है। नगर सेवक की जहाँ तक बात है, जिस वार्ड से आप चुनते आ रहे हैं, अभी पिछली बार हमने देखा कि आमदार चुनाव में भी आप मैदान में उतरे थे, तभी भी आपको लोगों का एक अच्छा प्रतिसाद मिला था। और जिस शहर में आप रह रहे हैं, जब शहर के मतों की बात होती है, शहर से आपको पूरे शहर से मत मिलने हैं, तो तब आप एक समाज में प्रिय है, मराठी समाज में, तो दूसरा समाज भी आपको चाहता है, आपको आभा कह के पुकारता है। तो ये जो आमदार का चुनाव पिछली बार आपने लड़ा और अच्छा प्रतिसाद भी पाया, उसकी वजह से कुछ उत्सुकता बढ़ी, कुछ चाहना? लोग प्यार करते हैं। मैं आपको एक खातिर दिलाता हूँ कि उस इलेक्शन में लोगों ने सब निकाल दिया था, ये सिंधी है या मराठी, लोग प्यार करते थे, चाहे बॉर्डर के ऊपर हो। लेकिन लोगों ने 10 दिन में 25,000 वोट मिलना कोई काबिल नहीं है, और बिना खर्चा करते हुए। तो ये लोगों का प्यार ही है। फिर कौन लोग बताते हैं कि सिंधी, मेरे ऊपर सिंधी भी उतना ही प्यार करते हैं, और मैं इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उल्लासनगर वासी, मैं सिंधी या नॉन सिंधी में कहता हूँ, उल्लासनगर वासी प्यार करते हैं। अगर अच्छा बोओगे तो अच्छा ही पाओगे। जो आज तक के 20 साल के कार्यकाल में मैंने उल्लासनगर के इशू के ऊपर, मुद्दे के ऊपर सक्सेस कितना हुआ, उसकी वजह क्या है वो अलग बात है, लेकिन जो मैंने इशू ईमानदारी से उठाए, दिल से उठाए, जो तड़प है आपने देखी होगी, लोगों ने देखी है, उठाए, उसकी वजह से लोगों को लगा है। और इसकी वजह से 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में, पहले उसके पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे जाने आए, लेकिन एक कभी कभी होता है, पार्टी ने आदेश दिया और फिर शिवसैनिक है, शिवसैनिक सैनिक बन के उतरना है, तो कोई बाकी नहीं रखा था। लेकिन लोगों ने उसको रिस्पांस अच्छा दिया था। किसी के भी नसीब में इतना नहीं रहता है कि सालों साल से मेहनत करने के बाद 25-30 हज़ार वोट मिलते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 27 से लेके 12 तारीख, मतलब 11 दिन में इतना वोट्स मिला है। मैं उल्लासनगर वासियों को शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ, धन्यवाद मानता हूँ। उनका आशीर्वाद ऐसा रहे। चाहे हमारे सिंधी भाई भी उतना ही प्यार करते हैं, बहुत बहुत बहुत, मतलब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता है। मैं सिंधी भाइयों को भी, व्यापारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। मुरारी जी, ये 10-11 दिन की बात आपकी सही भी है। आपको जैसे पार्टी का आदेश मिला होगा, उस समय में पार्टियों के बीच असमंजस था कि भाजपा शिवसेना साथ में चुनाव में आएंगी या फिर शिवसेना और भाजपा। अब क्या सीन है, मतलब अब जो आगामी चुनाव उल्लासनगर महानगर पालिका के होने वाले हैं, उसमें भाजपा और शिवसेना अलग अलग मैदान में उतरेंगे? वो पार्टी डिसीजन तो यहाँ हम नहीं बोल सकते, अभी तक मतलब वो फैसला नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारा लोकल लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है अच्छी। अगर लोकल लेवल पे हमारे डाल दिया तो हो सकता है, लेकिन अगर चालू है, आपने देखा कि महाराष्ट्र और स्टेट वाइज या सेंट्रल वाइज इश्यूज रहते हैं, उसमें क्या होगा, क्योंकि 2 महीने के बाद वो अभी से प्रेडिक्शन करना बराबर नहीं इसके। लेकिन हमारी यहाँ की तो तैयारी उस तरीके से है। बोराडा जी, अभी ये इंटरव्यू चल रहा है तो इसी के माध्यम से थोड़ा सा दूर की भी बात करते हैं। 2 महीने बात की तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उससे भी दूर की बात करते हैं। फिर से चुनाव हो, आमदार चुनाव, और उसमें
फिर आप अपना दावा ठोके कि पिछली बार आपको 10-11 दिनों की जो तैयारियां थी उसमें इतना अच्छा प्रतिसाद मिला, तो फिर आप चुनाव के मैदान में आना चाहेंगे, या फिर आपकी पार्टी का कोई और उम्मीदवार होगा कि पिछली बार इन्होंने चुनाव हारा है तो इस बार मैं चुनाव में आऊंगा? देखो, पिछली बार चुनाव लड़ा है पार्टी के आदेश के हिसाब से, अभी अगर मौका मिलेगा तो वापस लड़ेंगे। बाकी कोई भी चाहेगा, आदेश तो पार्टी का ही है, चाहेगा कोई भी कुछ भी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने मुझे 10 दिन में स्वीकार किया है तो मैं तो दावेदार हूँ ही। दावा ठोक दिया है अभी से इन्होंने अपना, तो जो बाकी उम्मीदवार हैं वो भी अपनी तरफ से दावा ठोकेंगे, इनका ये कहना है, लेकिन पार्टी का आदेश वो मान्य होगा। भाजपा के साथ उल्लासनगर शहर में वर्तमान जो संबंध है, पार्टी का आदेश अपनी जगह, वो तो जब आएगा तब आप उनको मानेंगे, लेकिन बाकी रिलेशंस कैसे, संबंध कैसे हैं? बढ़िया है, कुछ हमारे हिचकिच नहीं है, कुछ मनमुटाव नहीं है। स्थानीय नेताओं से कुछ कुछ आपके नहीं है। मतभेद? अच्छे कुछ संबंध है, मधुर संबंध है। चलिए, एक मधुर स्वभाव के धनी धनंजय बोराडे जी आपसे मुखातिब हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। इनका व्यक्तिगत जीवन, इनका सामाजिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन आपने जाना। बोराडे जी, हम इस कार्यक्रम के तहत एक रैपिड फायर सेक्शन करते हैं, जिसमें अपनी तरफ से मैं एक शब्द बोलूंगा, जिसके उत्तर में आपको एक शब्द या एक वाक्य बोलना है, लेकिन ताबड़तोड़ बोलना है, बिना सोचे, ताकि लगे वो आवाज जो है आपके दिल से आई है। तो रैपिड फायर में सबसे पहला मेरा जो शब्द है, शिवसेना। मेरा श्वास। क्या बात है। आमदार। कौन बनना नहीं चाहता है? यूएमसी। ये हमसे एक लोगों की अपेक्षा पूरा करने वाली संस्था। भारतीय जनता पार्टी। लोकल लेवल पे अच्छा मित्र। कुमार ईरानी। अच्छे इंसान। राजेंद्र चौधरी। शहर प्रमुख। बाला साहब ठाकरे। हमारे देवता, हमारे प्राण। नरेंद्र मोदी जी। आदरणीय व्यक्ति, सही डिसीजन, लेकिन विदाउट प्लानिंग। तो मतलब अब उस पे एक सवाल खड़ा होता है कि इन दिनों में जो करेंसी की बातें चल रही हैं, वो उससे आप सहमत नहीं? शुरू में अच्छा लगा था, आम आदमी को भी अच्छा लगा था कि चलो ब्लैक मनी आएगा, लेकिन आज पिछले 10 दिन में जो नज़ारा देख रहे हैं, ब्लैक मनी वाले थे सोए हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ऐसा लगता है, लेकिन जो भटक रहे गरीब इंसान, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे, आज कमाने का और रात को खाने का, ऐसे लोग अगर लाइन में 2000 निकालने के लिए या 1000 निकालने के लिए खड़े रहेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? तो ऐसे लोग रास्ते के ऊपर आए हैं। अभी जो डिसीजन हुआ है कि एटीएम कार्ड या बैंकिंग, इतनी लिटरेसी हमारे पास इस भारत में नहीं है। आप मुरबाड़ के साइड में जो टोकावड़े, वहाँ के आदिवासियों को जाएंगे तो ए का मतलब नहीं, टी का मतलब क्या, एम का मतलब क्या, तो बैंकिंग वो क्या करेंगे? ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? ये सभी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद, उनकी प्रोविज़न करने के बाद, जैसा आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने गृहपाठ, होमवर्क नहीं किया, मतलब डिसीजन अच्छा है जो बता रहे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के उसके ऊपर मर्यादा आएगी। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं, पाकिस्तान का पूरा ब्लॉक हो गया, लेकिन पाकिस्तान तो बाद में हो, लेकिन यहाँ क्योंकि हमको सबसे गरीब आदमी, उसका पहला विचार करना चाहिए कि उसको अपग्रेड कैसा हो, उसको सोचे, उसको ऊपर। अभी अगर उसको मारेंगे और 10 साल के बाद वो जनरेशन ऊपर आएगी, कौन बोलता है? अभी का तो आदमी मर रहा है, रोज़ मारामारी हो, मारपीट हो रही है। बैंक के बाहर हम लोगों ने शिवसेना की तरफ से पेंडाल्स लगाए, पानी की व्यवस्था की, लोग आशीर्वाद देते थे। कुछ लोग बोलते थे, शुरू में बहुत अच्छा लगा, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी अच्छा लगा था कि शुरू में ऐसा लगा कि काला धन बाहर आएगा, काला धन बाहर आएगा, लेकिन आज जो नजरिया है, आएगा तभी आएगा, लेकिन आज जो मर रहा है उसका क्या है? जो इंसान मर रहा है, जो गरीब आदमी रहा है, काले धन वाले कोई भी लाइन में ना बैंक के बाहर दिख रहे, ना बैंक के अंदर दिख रहे, रोड के ऊपर ही नहीं दिख रहे। जो दिख रहे गरीब जनता, जो सोचना चाहिए था सरकार ने, उनके लिए सोचना चाहिए। अमीर आदमी के लिए गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमीर आदमी खुद का सोच देख लेता है, लेकिन जो सोचना चाहिए था गरीब जनता का, वो जनता बेचारी रास्ते के ऊपर।
इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने देखा, हमने पाया कि धनंजय बोराडे जी शिवसेना के नेता तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ एक शिष्ट व्यक्ति हैं। उनकी विचारधारा शिष्ट है, जो कि आपके सामने आई। बोराडे जी, जाते जाते आपके जीवन के कुछ क्षण हम चुराना चाहेंगे। 2 प्रश्न, उन 2 प्रश्नों में 2 ऐसे क्षण, एक जब जीवन में आप सबसे ज़्यादा खुश हुए, दूसरा जब जीवन में आप सबसे ज़्यादा दुखी हुए। जीवन में सबसे ज़्यादा खुश मैं जब पहली बार मैं कारपोरेटर चुना था, क्योंकि कारपोरेटर बनना हमारे लिए बहुत लंबी बात थी, बड़ी बात थी 1997 में। वो पहला क्षण है। और बड़ी बात, दुखी बात मतलब जब मेरी माँ का देहांत हुआ, वो बड़ा ये था, क्योंकि माँ के ऊपर बहुत ये था मेरा। और सबसे दुखी बात वो है। चलिए, बोराडे जी से कुछ भावुक बातें भी हुई, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाना, और अच्छी बात हुई, बेबाक बात हुई। बोराडे जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।